नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव प्रचार के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार जारी। पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में जनसभा के बाद ओडिशा में करेंगे जनसभाएं। 24 की चुनौती में बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह यूपी में, तो जेपी नड्डा झारखंड और पश्चिम बंगाल में संभालेंगे कमान। नितिन गडकरी हिमाचल में भरेंगे हुंकार। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा में, तो प्रियंका गांधी हिमाचल में करेंगी पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार। वहीं अखिलेश यादव यूपी के रॉबर्ट्सगंज में करेंगे जनसभा। चक्रवात रेमल के कारण हुई भारी वर्षा से पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। मिजोरम में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 28। वहीं बारिश के कहर से असम में 3 और मेघालय में 1 की मौत। उत्तर भारत में गर्मी से छूटे पसीने। राजस्थान के चुरू और हरियाणा के सिरसा में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग ने दिल्ली में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट किया जारी। भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने रचा इतिहास। एक सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से की चढ़ाई करने वाले बने पहले व्यक्ति। 11 घंटे 15 मिनट में किया दोनों चोटियों को पार। और आइए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले बात 24 की चुनौती की। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री यहां भाजपा प्रत्याशी अशोक पुरकैत के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बारासात में रोड शो किया। प्रधानमंत्री के रोड शो को देखने के लिए सड़कों पर लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए स्थानीय लोग भारी संख्या में रोड शो देखने के लिए पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल के बाद ओडिशा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ओडिशा के मयूरभंज, बालासोर और केंद्रपाड़ा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मयूरभंज में भाजपा प्रत्याशी नाबा चरण मांझी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं बालासोर में प्रधानमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ओडिशा के केंद्रपाड़ा में भाजपा प्रत्याशी बैजयंत पांडा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निजी चैनल को लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले दिए गए साक्षात्कार में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था 11 से 5वें नंबर पर आ गई है। उन्होंने कहा कि जब आप दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे तो आप कई क्षेत्रों में विकास की प्राथमिकता तय करते हैं। दुनिया आपके प्रति नजरिया बदल जाता है। इकोनॉमी का कद बढ़ता है तो आपके पास विपुलता होती है। आप प्रायोरिटी तय करते हैं, आप उनको अच्छी तरह बांट सकते हैं। इकोनॉमी 11 से 5 जाती है तो कद बढ़ता है, 5 से 3 जाती है तो एकदम से आपकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। फिर दुनिया में पहली 3 इकोनॉमी में नाम होता है।
तो विश्व आपकी तरफ देखने का नजरिया बदल जाता है, इन्वेस्टर का बदल जाता है। फाइनेंस करने वाले लोग होते हैं, वो भी बहुत ही लिबरल वे में फाइनेंस करते हैं, तो आपके बोझ कम होता जाता है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के सवाल पर कहा कि 2004 से 14 तक ईडी ने 34 लाख करोड़ रुपए जब्त किए हैं, और जबकि 2014 से 24 तक ईडी ने 2200 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। अब बड़े बड़े लोग अंदर हैं, मुझे पता हो ना हो, कागजों और फाइलों को सब पता है। 2004 से 2014 तक 34 लाख रुपया, यानी स्कूल बैग में आ जाए, 34 लाख रुपीज ईडी ने जब्त किए थे। ठीक है। 2014 से 24 2200 करोड़ रुपया, 2200 करोड़ रुपया। 70 टेम्पो लगेंगे उठा के ले जाने में। अब ये देश देख रहा है, आप गाली फिर नहीं दे सकते जी, आप किसी भी हालत में गाली नहीं दे सकते हो कि गलत हुआ है। अब ये बड़े बड़े लोग अंदर है, कौन होगा कौन नहीं होगा न मुझे पता है, न मेरी सिस्टम को पता है। कागजों को पता होगा, फाइलों को पता होगा कि कौन कहाँ है, लेकिन मुझे पता हो या ना हो, जिसने पाप किया उसको पता है कि उसका नंबर लगने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम आरक्षण के सवाल पर विपक्षियों को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें संविधान की भावना का सम्मान करना चाहिए। मैं कहता हूं कि संविधान में जो लिखा गया है उसका सम्मान करना चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करने की विपक्षियों की कोशिश संविधान का अपमान है। संविधान की भावना का सम्मान करना चाहिए, संविधान में जो लिखा गया है उसका सम्मान करना चाहिए। और बाबा साहब आम्बेडकर हो, डॉक्टर राजेंद्र बाबू हो, चाहे पंडित नेहरू हो, इन लोगों ने सबने कहा है कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। आज ये धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं ये संविधान का अपमान है, ये संविधान को खत्म करने के उनके तौर तरीके हैं। और पीएम मोदी ने विपक्ष द्वारा उनको तानाशाह कहने के सवाल के जवाब में कहा कि अगर उनको तानाशाह कहा जा रहा है तो जो सच में तानाशाह हैं उनको लगेगा कि ये कैसा तानाशाह है जो चुपचाप सब कुछ सुन लेता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष वाले नामदार हैं और वे कामदार हैं। ये नामदार है, हम कामदार हैं, और इसलिए हमारे नसीब में गाली गलौज अपमान लिखा हुआ है जी। और ये बात मैं कोई राजनीति मानने की बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं, मैं बचपन से इसी जिंदगी गुजर करके आया हूं जी। सामान्य जीवन में भी हमने अपमान बहुत सहन किए हैं बचपन में, क्योंकि हम ऐसी जिंदगी से मैं निकला हूं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है हम मान के चलते भाई, हम सहन कर लेंगे। और प्रधानमंत्री ने निजी चैनल न्यूज नेशन को दिए गए इंटरव्यू में विपक्षी इंडी गठबंधन की चुनाव परिणाम से पहले होने वाली बैठक पर कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी के डीएनए में 3 चीजें मिलती हैं, ये घोर सांप्रदायिक, घोर जातिवादी और घोर परिवारवादी है, और नए जनरेशन के लोग इनको सुनना नहीं चाहते। मैंने सुना है कि वो अपनी कमजोरियों की डिस्कशन करने के लिए बैठने वाले हैं। अब मैं इसे अच्छा मानता हूं कि कम से कम वो बैठ करके अपनी कमजोरियों पर, और नतीजे के भी पहले ही बैठने वाले हैं, कमजोरियों पर चर्चा करने के लिए। अगर ये लोकतंत्र में तो वे आत्मनिरीक्षण करते हैं, उनकी कमियां क्या है ढूंढते हैं, तो अच्छी चीज है। और उनकी कमियां हमारे ध्यान में आएगी तो हम भी देखेंगे कि भविष्य में कमियां हमारे यहाँ ना आ जाए। इंडी अलायंस की जो लोग हैं, इनमें 3 कैरेक्टर, 3 उनके डीएनए में 3 चीजें कॉमन है। एक है ये घोर सांप्रदायिक है, दूसरा ये घोर जातिवादी है, तीसरा ये घोर परिवारवादी है। ये इनके डीएनए में है। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि देश की जो नई जनरेशन है वो आजादी के बाद पैदा हुई जो जनरेशन है उसकी सोच अलग है, और वो बहुत बड़ा फोर्स है, वो इन चीजों से बाहर निकल चुका है।
वो एक ऐसा हिंदुस्तान चाहता है जो सशक्त हो, सामर्थ्यवान हो। वो ये इस प्रकार की भाषा सुनने को भी तैयार नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान दुनिया को लगा कि भारत इस महामारी में दुनिया के एक बड़ा संकट पैदा कर देगा, लेकिन भारत ने एक देश के रूप में कोरोना के दौरान न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि दुनिया भर के देशों में कोरोना वैक्सीन और दवाइयों की आपूर्ति भी की और इसके लिए दुनिया भर के देशों ने भारत को धन्यवाद भी दिया। दुनिया को चिंता थी कि इतने बड़ा देश दुनिया के लिए संकट बन जाएगा, लेकिन यही दो देश संकट तो न बना, देश को भी संभाला, दुनिया को संभाली। दुनिया को दवाइयां चाहिए, दुनिया को वैक्सीन चाहिए और आज दुनिया के कई देशों से आप जाएंगे, जैसे कि हम इंडिया का, ओ थैंक यू आपने वैक्सीन दिया था, हर भारतीय को लोग थैंक कहते हैं जी, प्रधानमंत्री को थैंक है, हर हिंदुस्तानी को थैंक्स कहते हैं और वो पब्लिकली एक्नॉलेज करते हैं जी। तो ये भारत के लिए गर्व की बात है, मतलब है भारत के सामर्थ्य। और लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ 5 रैलियां करेंगे। अमित शाह महाराजगंज, देवरिया, बलिया, रॉबर्ट्सगंज और गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में एक के बाद एक 5 रैलियों को संबोधित करेंगे और भाजपा प्रत्याशियों को जीत दिलाने की जनता से अपील करेंगे। और वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार के लिए झारखंड का रुख करेंगे और देवघर जिले के सारठा में जनसभा करेंगे। भाजपा के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यूपी के गोरखपुर में भाजपा प्रत्याशी रवि किशन के समर्थन में रोड शो करेंगे। और वहीं भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ऊना और मंडी के कुल्लू में चुनाव प्रचार के तहत जनसभाएं करेंगे। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भाजपा की ओर से प्रत्याशी हैं। साथ ही मंडी लोकसभा सीट से अभिनेत्री से राजनेता बनी कंगना रनौत भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में गर्मी के साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। ऐसे में विपक्ष भी चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश से ओडिशा तक विपक्ष की रैलियों का शोर रहेगा। ओडिशा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करीब दोपहर 12 बजे बालासोर में चुनावी हुंकार भरेंगे और इसके बाद खड़गे दोपहर तकरीबन 1:40 पर भद्रक में रैली करेंगे। वहीं हिमाचल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मोर्चा संभालते हुए 2 जनसभाएं करेंगी, जिसमें सुबह करीब 10 बजे कुल्लू और 11:45 पर मंडी के सुंदर नगर से जनसभा को संबोधित करेंगी। उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पूर्वांचल के रॉबर्ट्सगंज के हाइडिल मैदान में चुनावी रैली को संबोधित कर पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आम चुनाव के अंतिम चरण की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से बिल्कुल सटी चंदौली लोकसभा सीट भी है। भाजपा ने यहां से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है, तो समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह को चुनावी अखाड़े में उतारा है। क्या कहते हैं चंदौली के चुनावी समीकरण, देखिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। आम चुनाव के अंतिम चरण की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से बिल्कुल सटी चंदौली लोकसभा सीट भी है। 1 जून को मतदान के मद्देनजर इस सीट पर चुनावी माहौल गरमाने लगा है। जीत के दावे जोर शोर से किए जा रहे हैं। चंदौली पूर्व में बिहार, उत्तर पूर्व में गाजीपुर, दक्षिण में सोनभद्र, दक्षिण पूर्व में बिहार और दक्षिण पश्चिम में मिर्जापुर की सीमाओं से घिरा है। पिछले 2 चुनाव में जीत के बाद भाजपा एक बार फिर 2024 में जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। इस सीट से वर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे पर भाजपा ने फिर भरोसा जताया है, जो कि विकास के नाम पर अपनी हैट्रिक लगाने का दावा करते नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार में मोदी जी के द्वारा
गरीबों की भलाई के काम और देश के गौरव बढ़ाने के काम और देश को आंतरिक और सीमाओं की रक्षा के काम, देश की दुनिया के अंदर मजबूती के काम, मेरे संसदीय क्षेत्र में मेरे 10 साल के विकास पर काम, इन्हीं सब विषयों को हम लोग नीचे ले जा रहे हैं और जनता का बहुत अधिक आशीर्वाद, बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बीच वीरेंद्र सिंह महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ ही पिछड़ेपन से जूझ रहे क्षेत्र में कोई भारी उद्योग न लगाने पर डॉक्टर पांडे को घेरने की कोशिश में हैं। मुद्दा तो सब बहुत सारे हैं, लेकिन बेरोजगारी सबसे बड़ा सवाल है। वहाँ पे किसानों की समस्या वैसे ही बरकरार है। वहाँ पर न कोई चिकित्सा का इंतजाम है, न किसी प्रकार का वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम हुआ है। रोजी रोटी की चिंता नौजवानों के चेहरे पर है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, सरकार की ओर लफाजी बतिया रही है। चंदौली सीट पर जनता के अलग अलग मुद्दे हैं। ऐसे में इलाके में विकास को लेकर भी जनता अपने जनप्रतिनिधियों के दावों को लेकर बात करती नजर आ रही है। चंदौली में तो मुद्दा मूलतः विकास का ही है और फिलहाल जो स्थिति बन रही है, चंदौली विकास के मुद्दे पे वोट करने जा रहा है। बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। हम लोग के यहाँ बिजली बहुत काफ़ी हद तक सुधर गई है और रोड भी गांव जो गांव का रोड है वो भी बहुत हद तक सुधर गया है और हर घर जल निगम बिछ रही है, पाइप लाइन बिछ रही है पानी के लिए और जो मूलभूत सुविधा है वो ग्रामीणों तक पहुँच रही है। यहाँ पे पूर्वांचल में वाराणसी से बिहार सीमा तक लगने वाली चंदौली लोकसभा सीट का ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण है। धान का कटोरा कहे जाने वाले चंदौली क्षेत्र को 27 वर्ष पहले मायावती ने वाराणसी से अलग कर जिला बनाया था। चंदौली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें मुगलसराय, सकलडीहा, सैयद राजा, अजगरा और शिवपुर शामिल हैं। वर्तमान में 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है, जबकि सकलडीहा सीट सपा के पास है। इस संसदीय क्षेत्र में कुल 18,43,196 मतदाता हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या महेंद्र नाथ पांडे अपनी जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या सपा कांग्रेस गठबंधन के वीरेंद्र सिंह उनका विजय रथ रोकते हुए संसद का रास्ता तय करेंगे। चंदौली खेतीबाड़ी वाला इलाका है, धान का कटोरा इसे कहा जाता है, लिहाजा इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में खेती किसानी से जुड़े मुद्दे खूब चर्चा में रहते हैं। वाराणसी से सटे चंदौली लोकसभा क्षेत्र में महेंद्र नाथ पांडे बीजेपी से क्या जीत की तिकड़ी बना पाएंगे, इस बात को लेकर सभी की निगाहें लगी रहेंगी। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, चंदौली। और इसी के साथ 24 की चुनौती में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की 1962 में चीनी आक्रमण के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल करने वाली टिप्पणी ने मंगलवार देर रात राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। भाजपा ने इसे संशोधनवाद का निर्लज प्रयास बताया। हालांकि बाद में अय्यर ने कथित शब्द का इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगी। बता दें कि कांग्रेस नेता अय्यर ने मंगलवार शाम विदेशी संवाददाता क्लब में एक कार्यक्रम में किस्सा सुनाते हुए कहा था कि अक्टूबर 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया। अय्यर ने ये टिप्पणी नेहरू फर्स्ट रिक्रूट्स पुस्तक के विमोचन के अवसर पर की। In October 1962, the Chinese allegedly invaded India. भाजपा आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने अय्यर की टिप्पणी पर कांग्रेस की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि एफसीसी में नेहरू फर्स्ट रिक्रूट्स नामक पुस्तक के विमोचन के दौरान बोलते हुए मणिशंकर अय्यर 1962 में चीनी आक्रमण को कथित बताते हैं। ये संशोधनवाद का एक बेशर्म प्रयास है। नेहरू ने चीनियों के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट पर भारत का दावा छोड़ दिया। राहुल गांधी ने एक गुप्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राजीव गांधी फाउंडेशन ने
चीनी दूतावास से चंदा लिया और चीनी कंपनियों को भारत में व्यापार करने में आसानी हो, इस मकसद से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। उनके आधार पर सोनिया गांधी की यूपीए सरकार ने चीनी सामानों के लिए भारतीय बाजार खोल दिया, जिससे देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को नुकसान हुआ। अब कांग्रेस नेता अय्यर 1962 के चीनी आक्रमण पर पर्दा डालना चाहते हैं, जिसके बाद चीनियों ने 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया था। मालवीय ने पूछा कि कांग्रेस का चीनियों के प्रति प्रेम क्या बताता है। और वहीं देश के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। विशेषकर देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में गर्मी के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। राजस्थान के चूरू में मंगलवार को अधिकतम तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो देश में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। वहीं दिल्ली के मुंगेशपुर इलाके में आज 49.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ये राष्ट्रीय राजधानी में इस मौसम में दर्ज किया गया अब तक का सबसे अधिक तापमान है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और चक्रवात रेमल के कारण हुई भारी वर्षा से पूर्वोत्तर भारत में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। पूर्वोत्तर के कई इलाके इससे प्रभावित हुए हैं। मिजोरम में 28, असम में 3 और मेघालय में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से पेड़, बिजली के खंभे उखड़ गए और कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ, जिससे बिजली तथा इंटरनेट सेवाएं बाधित हो गईं। मिजोरम की राजधानी आइजोल के बाहरी इलाके में पत्थर की खदान ढहने और लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल डुहोमा ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मेघालय में पूर्वी जयंतिया पहाड़ी जिले में एक दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिले में भूस्खलन से 4 लोग घायल हो गए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में संयुक्त राष्ट्र संगठन के स्टेबलाइजेशन मिशन के लिए सेवारत भारतीय सैन्य शांति रक्षक मेजर राधिका सेन को 2023 संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिलेगा। मेजर राधिका सेन 30 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस के अवसर पर एक समारोह के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से पुरस्कार प्राप्त करेंगी। मेजर राधिका सेन ने मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक पूर्वी कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में मोनुस्को की एंगेजमेंट प्लाटून कमांडर के रूप में भारतीय रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन के लिए कार्य किया। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सैनिकों की संख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा योगदान देता है। भारत ने वर्तमान में अबेई मध्य अफ्रीकी गणराज्य, साइप्रस, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, लेबनान, मध्य पूर्व, सोमालिया, दक्षिण सूडान और पश्चिमी सहारा में संयुक्त राष्ट्र के अभियानों में 6,000 से अधिक सैन्य और पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र के झंडे के नीचे सेवा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले 64 सैन्य, पुलिस और नागरिक शांति सैनिकों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा, जिनमें पिछले साल मारे गए 61 लोग भी शामिल हैं। डैग हैमर्सकॉल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित होने वाले शांति सैनिकों में भारत के शहीद सैनिक नायक धनंजय कुमार सिंह भी शामिल हैं। धनंजय कुमार सिंह ने कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन के स्टेबलाइजेशन मिशन के साथ काम किया था। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।